नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में बड़ी विचित्र सी स्थिति है। भ्रष्टाचारी इस तरह से भागते हुए कभी आपने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। दुनिया के किसी देश में शायद इस तरह का दृश्य आपको देखने को नहीं मिला होगा कि एक मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों के डर से भाग जाए। बड़ी गजब बात हो रही है। गवर्नर को कहना पड़े कि डीजीपी को बुलाकर, होम सेक्रेटरी को बुलाकर कि भाई पता कीजिए मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। अब ये सब अपने देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार की जांच कर रही। मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के प्रति, आप उस पर तमाम तरह के सवाल उठा सकते हैं कि इसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको क्यों नहीं पकड़ते, बीजेपी वाले क्यों नहीं पकड़े जाते, बीजेपी विरोधी क्यों पकड़े जाते हैं, और फलां को ले लिया तो वो ईमानदार हो गया, फलां को नहीं लिया तो बेईमान हो गया। वो सब बातें मान लीजिए एक तर्क के लिए कि सब सही है, आपकी बात, सारे आरोप सही है। लेकिन मेरा तो हर ऐसे सवाल के जवाब में एक ही प्रश्न होता है कि क्या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो ईमानदार लोग हैं? अगर ईमानदार लोगों के खिलाफ जांच एजेंसियां पीछे पड़ी हैं तो ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर बेईमानों के खिलाफ हैं, अगर भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ हैं, तो उसमें गलत क्या है? फिर इस आधार पर कैसे उसको सही ठहराया जा सकता है कि फलां के साथ नहीं हुआ, किसी के भी साथ, किसके साथ नहीं हुआ, सवाल इसका नहीं है। सवाल मुख्य रूप से ये है कि जिसके खिलाफ जांच हो रही है, जिससे पूछताछ हो रही है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप बनते हैं या नहीं बनते हैं। और क्या किसी एक मामले में, एक भी राजनीतिक मामला आप पिछले 10 साल का बता सकते हैं जिसमें अदालत ने कहा हो कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की गई और ये ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता? ऐसा एक भी मामला नहीं है। तो अदालत, ऐसा तो हो नहीं सकता सरकार से मिली हुई हो। या अगर आप इस आरोप पर आ जाएंगे तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर सब मिले हुए हैं तो फिर आपको जो झेल रहे हैं वो झेलना है। अभी कल ही जो है लालू प्रसाद यादव से चारा घोटाला में सज़ा याफ्ता। अब आप देखिए, बेशर्मी की हद देखिए आप कि किस हद तक जाकर ऐसे लोगों को डिफेंड किया जाएगा। उनकी दोनों बेटियां जांच एजेंसियों को गाली दे रही हैं, बजाय इसके कि अपने पिता से पूछे कि भाई आपने आखिर ऐसा क्यों किया। आपको बिहार प्रदेश के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, आपको चुनकर भेजा, आपको मुख्यमंत्री बनाया और आप चारा घोटाला करके बैठ गए। सज़ा याफ्ता है, सज़ा मिल चुकी है अदालत से आपको, आपका जो पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो चुका है। फिर भी आप जो है, जो नया मामला है, रेलवे मंत्री रहने के दौरान जो घोटाला किया, उसकी जांच को आप पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे कह रहे हैं? तो इसका मतलब है कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अगर परिवार के लोग अपने ही परिवार के मुखिया के भ्रष्टाचार के आरोप को नकारने और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो शामिल है उसमें। चाहे वो भौतिक रूप से शामिल हो या ना हो, सक्रिय रूप से शामिल हो ना हो, नैतिक रूप से और मन से तो निश्चित रूप से शामिल हैं और वो मानते हैं कि ये कुछ गलत नहीं है। सबसे बुरी स्थिति ये होती है जब आपको अपनी गलती का एहसास ना हो, गलती को आप स्वीकार करने से मना कर दें। गलती अगर आप मान लें और उसका प्रायश्चित करें और उसका प्रतिकार करने की कोशिश करें तो बात समझ में आती है। गलती किसी से हो सकती है, लेकिन जब आप गलती मानते नहीं, गलत काम करने के बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, तो ये अपराध होता है। वही हो रहा है तमाम मामलों में। लालू प्रसाद यादव का परिवार जिस तरह से उनके साथ खड़ा है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के दूसरे लोग जिस तरह से एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और इसको राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ बात बनने वाली नहीं है। जिसके खिलाफ वो खड़े हैं उसने जीवन में कभी भ्रष्टाचार किया नहीं और भ्रष्टाचारियों का साथ दिया नहीं। तो इसलिए आपके लिए जो है वो ये सब हथकंडे काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन आज मैं बात लालू प्रसाद यादव की नहीं कर रहा हूँ, न तो उनके परिवार के भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के।
24 घंटे लापता रहे। इतवार को वो दिल्ली में थे, उनका जो निवास है दिल्ली स्थित, वहाँ पर थे। स्टेट प्लेन से आए थे या चार्टर्ड प्लेन से आए थे, मतलब उनका निजी विमान था। जो विमान तो खड़ा है। BMW कार थी उनकी, कार उनके आवास पर थी। ईडी के लोग पूछताछ के लिए पहुँचे तो वहाँ 6 लाख रुपए नकद मिले और BMW कार मिली, दोनों जब्त हो गई और उनकी तलाश शुरू हो गई। पूरे दिल्ली में खोजा जाता रहा। झारखंड भवन में जो उनका पता बताया हुआ है, जहाँ रहते हैं वो, दिल्ली आने पर उस जगह पर कहीं भी नहीं मिले। रांची में पता नहीं, किसी को पता नहीं। आखिरकार गवर्नर को, राज्यपाल को, DGP और होम सेक्रेटरी से कहना पड़ा कि पता कीजिए कि आप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री लापता हो जाए, किसी के संपर्क में ना हो, किसी से मेरा मतलब है किसी सरकारी एजेंसी, अधिकारी या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के, अपने लोगों के संपर्क में थे, ऐसा कहा जा रहा है। उसी संपर्क के जरिए उन्होंने मंगलवार को अपने विधायकों की, अपने समर्थक विधायकों की बैठक रांची में बुलाई। अब उसका खेल अलग चल रहा है। हेमंत सोरेन कई मामलों में फंसे हैं। जिस मामले में अभी जांच चल रही है वो आदिवासियों की ज़मीन खरीदने का मामला है। 82 एकड़ ज़मीन खरीदी है और सब कैश में खरीदा गया है। अगर आपने कभी ज़मीन खरीदा हो तो रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि किस जरिए भुगतान किया, कैश किया, ड्राफ्ट से किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र किया, चेक दिया, किस तरह से भुगतान किया, कितना भुगतान किया, और उसके अलावा ये सारे डिटेल आपको उसके देने पड़ते हैं। सारा ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। सवाल ये है कि ये कैश कहाँ से आया है हेमंत सोरेन के पास। वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि शराब व्यापारी हो और कैश जनरेट होता है ये बता सकें। उसका भी हिसाब देना पड़ता है, जो अभी कई लोगों को देना पड़ा है। तो हेमंत सोरेन बहुत बुरी तरह से इस मामले में फंसे हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है अलग। ईडी पूछताछ के लिए जा रही है तो वो गायब हो जा रहे हैं। आखिरकार वो मंगलवार को सुबह रांची में नमूदार हुए, अपने रांची स्थित आवास पर। कहा यह जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो एक पुरानी इनोवा से दिल्ली से रांची तक बाई रोड गए कि जांच एजेंसियों को उनका पता न चले, उनको उनकी जानकारी न मिलने पाए। अब रांची में क्या हो रहा है, रांची में क्यों बुलाई गई है, ये तीसरी या चौथी बार ऐसा हो रहा है कि विधायकों की बैठक बुलाई गई है। हेमंत सोरेन को इस बात का यकीन हो चुका है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। हालांकि जब समन भेजा गया तो उन्होंने लिखकर भेजा था, ईमेल किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि वो बुधवार को जो है पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। बुधवार को यानी कल उपलब्ध रहेंगे तो पूछताछ होगी। तो उनको ये डर है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, हेमंत सोरेन को ये डर है कि बुधवार को पूछताछ के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। तो गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल वाले, जहां से वो ये दावा कर सकें या इच्छा जाहिर कर सकें कि गिरफ्तार होने के बाद, जेल जाने के बाद भी जेल से वो सरकार चलाते रहेंगे। उनको मालूम है कि गिरफ्तार होने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल में रहकर वो सरकार नहीं चला सकते। ये सब लोग जानते हैं सिवाय अरविंद केजरीवाल के। तो हेमंत सोरेन उसके बाद की व्यवस्था करने में लगे हैं। तो हो सकता है आपको देश में दूसरी ऐसी मुख्यमंत्री मिले जो मुख्यमंत्री की पत्नी है। पहला उदाहरण राबड़ी देवी का है। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे चारा घोटाले में पहली बार, तब अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने। अब हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मामला कोई मतलब जो उनके समर्थक विधायक हैं या जेएमएम के जो विधायक हैं उनमें समस्या नहीं है, समस्या घर में है। उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी दोनों इस पद के दावेदार हैं। समस्या वहाँ से आ रही है और वो दोनों विधायक हैं, कल्पना सोरेन विधायक नहीं है। कांग्रेस के एक विधायक से इस्तीफा दिलवाया हेमंत सोरेन ने ताकि सीट खाली रहे। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये ज़रूरी है कि सीट खाली होनी चाहिए या खाली होने की संभावना हो, क्योंकि बाईकैमरल हाउस है नहीं झारखंड में, यानी विधान परिषद नहीं है, तो उस अपर हाउस से वो सदस्य बन नहीं सकती,
विधान परिषद की। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि वो विधायक का चुनाव लड़ें और जीत कर आएँ, तभी मुख्यमंत्री बनी रह सकती है। तभी उनको शपथ भी दिलाई जाएगी जब ये संभावना हो कि चुनाव हो सकता है, कोई सीट खाली है तो सीट पहले से खाली करा ली गई है, तो 6 महीने के लिए तो वो मुख्यमंत्री बन ही सकती हैं, बशर्ते उनके परिवार के लोग अड़ंगा न डालें और उनके परिवार के लोग जेएमएम के जो विधायक हैं उनमें फूट न डालें। ये 2 शर्तें हैं। अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं तो हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। अब उसके बाद मामला जैसे ही वो ये दावा पेश करेंगे, ये मामला जाएगा गवर्नर के पास। राज्यपाल के विवेक पर है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं। और आपको बता दें कि इसी साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो हेमंत सोरेन के गायब होने का मामला है, हाँ एक चीज़ और बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, उन्होंने एक विज्ञापन छपवा दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं, उनके बारे में जानकारी देने वाले को 11,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। अब इससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज़्यादा कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इस बात का माहौल बना रही है, इस बात की तैयारी कर रही है जिससे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। ये पूरी तरह से निर्भर करेगा राज्यपाल के विवेक पर। उनके उस विवेक को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन घटना के बाद जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगता या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनती, तब तक उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो घटना होने के बाद, मतलब कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद ही जो है उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो मामला जो है पूरा जल्दी ही, और मुझे लगता है ये 24 से 72 घंटे के बीच में भी हो सकता है। हालांकि पिछली 2-3 बार विधायक दल की ऐसे ही बैठक बुलाई गई और ऐसी ही तैयारी की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की कितनी संभावना है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाता है, इस बात का विश्वास हो जाता है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी क्षण हो सकती है, तो इस विधायक दल की बैठक में, जो कि आज ही होने वाली है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई थी, इसलिए जो है इसका नतीजा बाद में ही पता चलेगा। विधायक दल की बैठक में अगर कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो आप मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन इस बात को मान चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और उनका मामला ऐसा है, भ्रष्टाचार का उनका मामला ऐसा है जिसमें उनका जेल जाना तय है। तो जेल से कब छूटेंगे किसी को मालूम नहीं। चुनाव तक, जो इस साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव, उस समय तक छूटेंगे या नहीं कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित रूप से नहीं छूटेंगे। ये बाकी लोग जो जेल गए हैं उनके उदाहरण को देखकर कहा जा सकता है। तो झारखंड में डेवलपमेंट, बिहार के बाद बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो झारखंड में ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही राज्य के 2 हिस्से हैं, पहले एक राज्य था, 2000 में बंट गया। तो झारखंड में भी राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है और संभव है कि विपक्षी खेमे की एक और सरकार शहीद हो जाए। तो झारखंड के घटनाक्रम का इंतज़ार कीजिए कुछ घंटों के लिए, हफ्तों महीनों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए कुछ न कुछ जो है बड़ा होने वाला है झारखंड में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।